Very good evening to all of you, my dear students. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आज हमारा परसेंटेज का स्पेशल क्लास है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं हमने उसको कंसिडर किया है। आज हम कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और जिन लोगों ने इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई आइकन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे। रैदर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। आप पिछला वीडियो देखिए जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अभी तक हमने स्मार्ट कैलकुलेशंस और करंट हम परसेंटेज के ऊपर में वीडियो बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंट 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज रेंट। एक कोई पर्सन है जो अपनी सैलरी का 20% कहाँ खर्च करता है? हाउस रेंट पे खर्च करता है। जस्ट टू बी एज्यूम उस पर्सन का अगर मंथली सैलरी 100% है और वो 100 का 20% खर्च कर देता है किस पे? हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो 100 का 20% इज व्हाट? 20। ठीक है, तो 100 से 20 माइनस कर दीजिए तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 80% अभी उसके पास वैल्यू बची हुई है। आप कहता है 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, बचे हुए का 20% कहाँ खर्च करता है? ऑन फूड करता है। मतलब इसका 20% कहाँ खर्च करता है? फूड पे खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है? फूड पे। तो इसका 20% आप निकालेंगे तो डेट वैल्यू इज इक्वल टू 16%। 80 का 20% निकालना है ना कि डायरेक्ट आप 20% माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है रिमेनिंग इनकम का। तो रिमेनिंग कितना बचा है? 80 का 20% कितना होगा? 16। और इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो आपका कितना आएगा? 64%। आगे बढ़ते क्वेश्चन कहता है, if from the remaining income the ratio of amount spent on clothing to saving। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट आपका लिया जाता है किसका? क्लॉथिंग का, और दूसरा पार्ट लिया जाता है सेविंग को। और रेशियो कितना रखा गया? 7:9। तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा 7:9 में कितना परसेंट 7 होगा और कितना परसेंट 9 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 7 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बात करें, मतलब कि क्लॉथिंग की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बात करें, डेट इज 7/19। कैसे आया? सी के लिए 7 इंडिकेट कर रहा था तो हमने 7 रख लिया और दोनों को सम कर दिया। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 64। कट कर लीजिए 4 बार में। मतलब कि आप कह सकते हैं सी की वैल्यू कितनी है, मतलब क्लॉथिंग की वैल्यू कितनी है? 28%। सिमिलरली सेविंग की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो 9/16 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 टाइम्स ये भी कट होगा। मतलब सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 36%। अब क्वेश्चन ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च किया गया था। तो फूड पे देखिए, फूड पे जो अमाउंट खर्च किया गया है वो 16% खर्च किया गया है। गलती से मैं 20% मत मानिएगा, 20% बचे हुए का था। एक्चुअल 100% का कितना खर्च हुआ था? मात्र 16%। 16% फूड और क्लॉथिंग के कितना ऊपर हुआ है? 28%। इनका डिफरेंस, तो 28 और 16 का डिफरेंस वैल्यू कितना आता है? 12 आता है। 12% की वैल्यू कितना पता है हमें? 1080 कहा है ना। द डिफरेंस अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग कितना था? 28% और फूड कितना था? 16%। यानी 12% की वैल्यू कितनी है? 1080। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी और कितने मंथ की पूछी गई है? 9 मंथ का इनकम पूछा गया है। तो पहले आप यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये इसका 90 टाइम्स है, तो इसका 90 टाइम्स कितना होगा? 9000। तो 9000 तो एक मंथ का आया ना। 9 मंथ का कितना हो जाएगा? 81,000। 9 मंथ का कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी सेम आपका उसी प्रकार का है, पर इस बार हमें सैलरी पता है। अ पर्सन ऑफ अ मैन हु सैलरी इज 50,000 पर मंथ, ठीक है, पूरी सैलरी कितनी है इसकी 50,000 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो 50,000 है ये आपका बिहेव कैसे करेगा, 100% बिहेव करेगा, ठीक है। कहता है अपने सैलरी का 20% कहाँ खर्च किया उसने, रेंट पे। इसका 20% आप कहाँ पे खर्च करेंगे, रेंट पे खर्च करेंगे। तो मतलब अब आपके पास कितना बचा, अब आपके पास बचा 80%। 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन बिल्स, इसका 10%, इसका 10% कहाँ खर्च हो रहा है। तो पहली बात इसका 10% होगा कितना, इसका 10% होगा आपका 8%। आपको 80 का 10% निकालना है, मैं आपको बगल में करके बता देता हूँ। 80 का अगर आप 10% निकालेंगे, ठीक है, तो आपको 8 मिलता है। तो 80 का 10% मतलब 8%। अब इसका डिफरेंस वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया 72%। और ये कहाँ खर्च हुआ है, आपका बिल पे खर्च हुआ है, ठीक है। अब वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अदरवाइज आप बैक करके रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है 20% ऑफ द फर्दर रिमेनिंग ऑन द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका 20% कहाँ खर्च हो रहा है, मिसलेनियस में खर्च हो रहा है। तो इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो व्हाट यू गेट, यू गॉट, इसका 20% कितना हो जाएगा 144.1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 14.4। मैंने इस डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14.4, यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा, जब आप बच्चा इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आएगा 57.6%, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट फिर से है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट मैन गिव्स सम अमाउंट टू हिज वाइफ एंड रेस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। यानी ये जो अमाउंट बचा है इसको 2 हिस्से में बांटा जा रहा है। एक हिस्सा किसको दिया जा रहा है, वाइफ को, और एक हिस्सा किसको दिया जा रहा है, म्यूचुअल फंड में। रेशियो कैसे डिवाइड किया, इसके पास 5 है तो ये 5/9 होगा, और इसके पास 4 है तो ये 4/9 होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5/9 किसका, 57.6 का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं, 9 6 जा 54.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट 32। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4/9 मल्टीप्लाई बाई 57.6, ये भी आपका 6.4 टाइम्स आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 25.6। अब आपसे पूछा क्या, वो देख लीजिए। कहता है कि फाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट इज हाउ मच मोर और लेस देन इन्वेस्टेड ऑन म्यूचुअल फंड। तो रेंट पे आपने कितना खर्च किया था, 20%। म्यूचुअल फंड पे कितना कर रहे, 25.6%। तो मतलब दोस्तों, मतलब ये समझ में आया कि आपने 5.6% म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा खर्च किया है। किसका, तो 50,000 का। किसका, 50,000 का। तो बस आप इसका, सॉरी अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने गलत साइड लिख दिया था, ये अपॉन 100 इस साइड आएगा। तो 1.5.6 अपॉन में 100, ये 0000 कट जाएगा, ये डेसिमल से ये 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 बचे 30, 25 3 28, 2800 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो आपको रिमेनिंग सैलरी पे क्वेश्चन पूछा गया है। किसके ऊपर पूछा गया है, रिमेनिंग सैलरी पे। आपने क्या किया है, रिमेनिंग सैलरी और विदाउट रिमेनिंग में अंतर क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर रिमेनिंग सैलरी हर वर्ड बाद में लिख रहा है कि रिमेनिंग सैलरी का 20%, रिमेनिंग सैलरी का 30%, तो ध्यान रखिएगा जो बच रहा है उससे परसेंटेज निकाला जाता है। और अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हैं 20% ऑन रेंट, 10% ऑन बिल्स, 20% ऑन मिसलेनियस, तो आप सबको जोड़ के 100 से माइनस कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बार बार रिमेनिंग का बोल रहा है तो आपको बचे हुए का उतना परसेंट निकालना होगा। दोनों क्वेश्चन बनाने का तरीका अप्रॉक्स सेम है। एक क्वेश्चन आपका जनवरी में आया था, मतलब जनवरी इसलिए कहा जा रहा है कि दिसंबर जनवरी का सेशन होगा, ये 2020 का पेपर है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन नवंबर 2021 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है ना, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है, अर्जुन कपूर नाम एंड अनिल कपूर नाम के दो बच्चे एक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें से कहा जाता है कि अगर आप करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 1.5 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कोई अर्जुन होगा और यहाँ पे कोई अनिल होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अर्जुन कपूर आंसर सम क्वेश्चन, पता नहीं कितने क्वेश्चंस किया पर कुछ क्वेश्चन किया है, एंड गेट 10% ऑफ हिज एंड गेट्स 10% ऑफ हिज रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, एंड गेट 10% ऑफ हिज रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसने कुछ आंसर किया और उसको पता चला कि उसका 10% आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर उसने x क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, तो x का 10% आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10% जो है ये वैल्यू क्या है उसकी, गलत है, ठीक है। और ही सिक्योर्स अ स्कोर 85% विच इज 6 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, और इतना होने के बावजूद वो स्कोर कितना करता है, 85% स्कोर करता है, और जो कि पास होने से 6 नंबर ज़्यादा है। वापस से क्वेश्चन को समझिएगा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अर्जुन नाम का कोई लड़का है जो किसी भी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और टोटल क्वेश्चन का 10% उसका आंसर गलत हो जाता है। तो हमने मान लिया कि उसने चलो x क्वेश्चन किए होंगे, तो x का 10% उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। मैंने यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट किया कि चलो उसने गलत कर दिया। गलत करने के बावजूद जो उसने स्कोर एक्वायर किए हैं वो कितना किया है, 85% किया है, और वो पासिंग से 6 नंबर ज़्यादा लाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वह भैया वो लड़का 85% क्या किया है, आपका स्कोर किया है, और 6 नंबर ज़्यादा, मतलब हमने इंडिकेट किया है कि 6 नंबर उसको पासिंग नंबर से क्या मिला है, ज़्यादा मिला है। अब अनिल पे आइए। अनिल नाम का जो लड़का है वो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता है और उसका 20% आंसर क्या है, गलत है। तो मान लीजिए वो बच्चा अगर y नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता है तो y का 20% क्या है उसका, y का 20% उसका गलत है, ठीक है। उसके बावजूद उसने स्कोर कितना किया, 70%, और वो पासिंग नंबर से 3 नंबर कम लाता है, ठीक है। इस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, 70%, और वो पासिंग नंबर से 3 नंबर कम लाता है। तो क्वेश्चन इसके बाद आगे कहता है कि आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है, नो मार्क्स आर अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चन। अगर आपने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए ना ही आपके नंबर कट किए जाएंगे, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि बताइए पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है। अब देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं बच्चा, इस पूरे क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, इतने का कोई रोल नहीं है। अब देखो मैं आपको उसके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये इसने 85% स्कोर किया, इसने 70% स्कोर किया, दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। चलो मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, इस तरीके से बना सकते हैं। चलो कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, जो प्रीवियस लास्ट बनाया था उससे पढ़ाते हैं। अगर इस बच्चे को पास करना होगा तो अब क्या करोगे, इसके एक्चुअल नंबर में से 6 नंबर माइनस कर दो, ये बच्चा पास हो जाएगा, क्योंकि पास होने से 6 नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा लाया था। और ये बच्चा 70% लाया और 3 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसके नंबर में 3 नंबर ऐड कर दो तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी 15% किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। 15% किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। अब जब 15% आपका 9 के बराबर हो गया तो सिंपल सी बात ये है, आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है तो आप 70% निकाल लीजिए। 70% इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 मल्टीप्लाई बाई 9/15। 5 से कटेगा 3 बार में, ये 14 टाइम्स, ये 3 बार में, मतलब 70% की वैल्यू कितनी हो रही है, 42। और उस बच्चे को पास होने में कितना नंबर कम कर रहा था, 3 नंबर, तो 42 + 3 45, ठीक है। 42 नंबर तो लाया ही था, वो फेल कितने नंबर से हुआ था, 3 नंबर से। 42 में
3 नंबर और क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो उसको कितना नंबर मिल जाएगा, 45 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस ईयर द कॉस्ट ऑफ टमाटो इंक्रीज्ड बाय 20% ओवर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जितना भी टमाटो का रेट था उसका 20% रेट बढ़ गया। ठीक, लास्ट ईयर टमाटो कॉस्ट इज 10 रुपीज। लास्ट ईयर उसका रेट कितना था, 10 रुपया। अभी इसका 20% इंक्रीज हुआ, मतलब दिस ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट ईयर में पोटैटो का रेट कितना था, 5। ये आपका टमाटर की बात की गई है, तो टमाटर की, और ये पोटैटो की बात हो रही है। लास्ट ईयर इसकी वैल्यू कितनी थी, 5 रुपये। आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर इट कॉस्ट 11 मोर, 11 रुपये ज़्यादा है। कब, टू बाय 5 पोटैटो एंड 3 टोमेटो। कह रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 11 रुपये ज़्यादा है। कब, जब हम 5 पोटैटो और 3 टमाटो खरीद रहे हैं। तो देखो, अगर मैं लास्ट ईयर पे अगर बात करूं कि 5 पोटैटो और 3 टमाटो का रेट कितना होगा, तो 5 पोटैटो की बात करें तो 5 × 5 प्लस 3 × 10। लास्ट ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। कैसे आया, लास्ट ईयर में पोटैटो का दाम कितना था, 5 रुपया। 5 पीस खरीदना था इसलिए 5 × 5 किया। और लास्ट ईयर टमाटो का रेट कितना था, 10 रुपया। 3 पीस खरीदना था, 3 × 10 के दोनों को ऐड कर दिया। अब दिस ईयर बात करें तो 5 पोटैटो और 3, अच्छा यहाँ पे मैंने मोटैटो लिख दिया, ये टमाटो होगा ना, ये टमाटो होगा, ये टमाटो होगा। 5 पोटैटो 3 टमाटो। हाँ, अब देखो इस बार हमें पोटैटो का रेट तो नहीं पता, पर टमाटो का रेट कितना है, 12 हुआ। तो 5 पोटैटो प्लस 3 × 12, ये कितना हो गया, 5 पोटैटो प्लस 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 रुपये ज़्यादा लग रहा है, मतलब इनका जो डिफरेंस वैल्यू है वो कितना है, 11 है। इनका जो डिफरेंस वैल्यू है कितना है, 11 है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे 5p प्लस 36 माइनस 55 किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, क्योंकि 11 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब दोनों प्राइस के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 11 रुपीज़ का आएगा। इसको इधर कर दीजिए, 5p प्लस 36 इज इक्वल टू 66। देन यू गॉट 5p इज इक्वल टू 30, मतलब कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोटैटो का रेट कितना इंक्रीज है, तो पहले पोटैटो 5 रुपये था, अभी 6 रुपये हुआ, तो कितना बढ़ा, 1/5 गुना 100, मतलब 20% रेट इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट रेट इंक्रीज हुआ है, 20% रेट आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन ने घुमाया है आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको रोटेट कराया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पूछा जाता है बार बार, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि आपका ये जो डाटा दिया वो क्या दिया हुआ, एक बार मैं बस कमेंट वगैरह देख रहा था। हाँ देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फ्रेश सुगर कैन ग्रेप्स, सुगर कैन ग्रेप्स नहीं है, फ्रेश सुगर कैन कंटेन्स 84% ऑफ वाटर। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये कोई शुगर कैन है जो कि फ्रेश है, इसमें 80% अगर क्या है आपका वाटर है, तो सिंपल सी बात है 16% क्या होगा, इसमें पल्प होगा। और जो आपका ड्राइड है शुगर कैन, इसमें 28% आपका क्या है, वाटर है। इसका मतलब कि 72% आपका क्या होगा, पल्प होगा। ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स में जनरली जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अगर डाटा एक ही वैल्यू दिया हुआ है वाटर, तो दूसरा आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पल्प होगा। और जितना परसेंट वाटर दिया हुआ है, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो 100 से डिफरेंस करने के बाद जो भी डाटा आएगा वो आपका पल्प का आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहता है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राइड शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 90 kg ऑफ फ्रेश शुगर कैन,
ड्राइड शुगर कैन का वेट क्या होगा जो फ्रेश शुगर कैन की वैल्यू क्या है 90 kg है। अब मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सा समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, फ्रेश या ड्राइड दोनों शुगर कैन में अगर हम देखें तो वाटर जो है वो चेंज हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात, आप ऐसे एज्यूम करके देखो ना। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते, जैसे कि आप ले लीजिए किसका एग्जांपल, आप अंगूर का एग्जांपल, ग्रेप्स का एग्जांपल ले लीजिए। ताज़ा ताज़ा ग्रेप्स लाते, आप उसको धूप में रख दिए, सूख के सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब वाटर क्या हो गया, उसमें से एवोपरेट्स हो गया, यानी कि वाटर चेंज हो गया। लेकिन पल्प क्या है आपका? कांस्टेंट है। पल्प क्या है आपका? कांस्टेंट है। पल्प क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इनिशियली पल्प जितना था बाद में पल्प उतना ही होगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में पल्प को तो कुछ नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में पल्प का वेट क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पल्प की पहले वेट निकालेंगे कि फ्रेश ग्रेप्स में पल्प का वेट कितना था। तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो 16% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो 16 × 90 अपॉन में 100, दैट इज व्हाट? दैट इज 14.4 kg आएगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे वेट चेंज अगर नहीं होगा तो यही वेट किसको बताएगा? 72% को बताएगा। यही वेट किसको बताएगा? 72% को बताएगा। ठीक है, चलो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ क्लियर करता चलूँ कि बहुत बार लोगों को लगता है कि यार ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया, इसको तो नहीं बढ़ना चाहिए था। ठीक है, इसको तो नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये तो आपका क्या होता है, ये तो आपका फिक्स होना चाहिए था ना। जब आप खुद ही बोल रहे क्वेश्चन में कि ये चेंज नहीं हुआ है तो ये कैसे बढ़ गया। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे समझिएगा। एक मान लीजिए कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अभी 4 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे गर्ल्स कितना परसेंट होगा, बहुत बोलेंगे सिंपल है सर, 40% गर्ल्स और 60% बॉयज़ हैं। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे गर्ल्स की संख्या को बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाते 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 मैंने इसको 14 कर दिया और बॉयज़ को चेंज किया ही नहीं, बॉयज़ को चेंज किया ही नहीं। तो अब आपकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? अब आपकी परसेंटेज वैल्यू 70 हो गई, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ नंबर्स में, लेकिन इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। पहले ये कितना था? पहले ये 60% था, अब कितना हो गया ये? अब ये 30% हो गया। ठीक है, तो किसी भी एक दूसरे डाटा को बिना चेंज किए अगर आप किसी ऑल्टरनेट वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं तो परसेंटेज में चेंजेस आएगा, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका वेट चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 72% जो है वो 14.4 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? तो भैया जब आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 72। ये डेसिमल उठ के नीचे आएगा, इसको कट कर देगा, ये 2 बार में कट करेगा, आंसर आपका 20 होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका 20 kg होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जब भी, जैसे आप मान लीजिए मैं मिल्क और वाटर की बात करूं, ठीक है, आपने मिल्क और वाटर का एक रेशियो लिया, आप कंटिन्यू उसमें मिल्क को मिला रहे, ठीक है, नो डाउट वाटर की क्वांटिटी कम होगी, लेकिन मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों कंडीशन में उसका वेट सेम होगा, बस रेशियो वैल्यू कम हो जाएगा या परसेंटेज वैल्यू कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे उसके वेट से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को क्या किया? इक्वेट किया। जिसका क्वांटिटी चेंज नहीं होगा उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन कोलकाता कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज, ठीक है, साल्ट लेक, साउथ कोलकाता एंड राजारथ, द पॉपुलेशन ऑफ 3 लोकेलिटीज आर 9:8:3। तो मैं थोड़ा इसको सिंपल लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लेक के लिए हमने L लिख दिया, कोलकाता के लिए हम K लिख लेते हैं, राजारथ के लिए हम R लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू थी 9, 8 और 3, 9:8:3। अब क्वेश्चन कहता है कि साल्ट लेक की 80% पॉपुलेशन लिटरेट है, इसका 80% पॉपुलेशन क्या है? लिटरेट है। साउथ कोलकाता का 30% इलिटरेट है, तो हम अभी लिटरेट लिख रहे हैं तो हम इसका भी लिटरेट लिख लेते हैं। अगर 30% इलिटरेट है
तो मतलब 70% क्या होगा, लिटरेट होगा। और राजरथ में 90% लिटरेट है, तो इसका भी 90% लिख लेते हैं। कहता है फाइंड द परसेंटेज लिटरेसी इन दिस 3 लोकेलिटीज इन कोलकाता। कोलकाता में तीनों बोल सकते हैं लोकेलिटीज को मिला दिया जाए तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कितना है। तो आप सिंपली इनका पहले परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए। 8 9 72, दैट इज 7.2। 8 7 56, दैट इज 5.6 और 9 3 27, ठीक है, दैट इज 2.7। डाटा को ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 8 7 15, कैरी 1, 5 2 7 7 14 और 15, 15.5, दैट इज व्हाट 15.5। अब देखो इनिशियली इनकी वैल्यू कितनी है, तो 9 8 17 3 20, यानी 15.5 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा, वैल्यू बिकम 77.5%। मैं आपको एक बात यहाँ पे ये समझाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसको 9x एज्यूम करेंगे, इसको 8x एज्यूम करेंगे, इसको 3x एज्यूम करेंगे, देन उसका 80% निकालेंगे, अलग अलग फिर सबको जोड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी डाटा आपका रेशियो में दिया हो, जब भी डाटा आपका रेशियो में दिया हो और चेंजेस परसेंटेज में हो रहा है, चेंजेस परसेंटेज में हो रहा है, तो वेरिएबल लिखने की नीड नहीं होती है। तो वेरिएबल लिखने की नीड नहीं होती है। वेरिएबल कब लिखा जाता है, जब डाटा में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे 80 वैल्यू ऐड की जाती या 80 को माइनस किया जाता। लेकिन जब परसेंटेज की बात होती है तो हम कभी भी उसमें प्लस या माइनस नहीं करते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन अ इलेक्शन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल, 3 लोग कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में क्या होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी गेट्स 40% वोट्स मोर देन राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी को 100% वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी को 140% वोट मिलेगा। एंड नेक्स्ट लाइन में कहता है नरेंद्र मोदी ऑल्सो बिट्स केजरीवाल बाई 54,000 वोट्स। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के बीच का जो डिफरेंस है वोट का वो कितना है, 54,000 का है, ठीक है। अगला लाइन कहता है कि इफ इट इज नोन दैट राहुल गांधी गेट्स 10% मोर वोट देन अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल को किससे कंपेयर किया जाता है, राहुल गांधी से। तो अरविंद केजरीवाल अगर आपको 100% वोट पाते हैं तो राहुल गांधी कितना पाएंगे, 110%। तो चलो पहले हम यहीं पे क्लियर करते हैं क्योंकि राहुल गांधी की 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो मैंने आपको अभी जिसको ना समझता है मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा। रैदर मैं रेशियो की जब क्लास लूँगा तो मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों राहुल है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख लीजिए ARM। जब AR की बात हो रही है तो A 100 है तो AR आपका 110 है, और जब R आपका 100 है तो M आपका 40 है। दोनों को सेम कर लीजिए। उससे पहले आप सिंप्लीफाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। सब में 0 तक कट गया। इन दोनों को सेम करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 110, यानी ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में 11 से। वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर से में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100, ये 110, ये 110 और ये 154। मतलब ओवरऑल डाटा की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की वैल्यू 100 हो जाएगी, राहुल गांधी की वैल्यू 110 हो जाएगी और नरेंद्र मोदी की वैल्यू 154 हो जाएगी। अब समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। हमें नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। कहाँ का, वोटिंग लिस्ट का। गिवन 19% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट वोटेड एंड नो वोट्स आर इलीगल। क्वेश्चन कहता है कि मात्र 90% वोटर्स जो हैं, ठीक है, वो वोटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई ये तो भी परसेंटेज में चल रहा है ना,
इनका डिफरेंस निकालिए ना पहले, आपको पता है ना इन दोनों का डिफरेंस 54% की वैल्यू कितना पता है हमें, 54,000 पता है, यानी 1% की वैल्यू कितना पता है हमें, 1000 पता है। ये तो आपको पता ही हो गया, ठीक है, इतनी बात तो आपको पता हो गई। अब उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब 1 लाख वोट पाए थे, ये भाई साहब 1,10,000 वोट पाए थे, और ये भाई साहब 1,54,000 वोट पाए थे, यानी टोटल 3,64,000 वोटिंग हुआ। ठीक है, 3,64,000 वोटिंग हुई। ठीक, अब आप समझो ये वोटिंग किसके बराबर है, ये वोटिंग 90% के बराबर है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 100%। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वोटर्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे बरखुरदार, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं सिंपली लिख देता हूँ 364,123 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36, ये नहीं कटेगा 0, फिर 9 4 36, फिर 9 4 36, ऐसे करके आप देखोगे तो जो नियरेस्ट वैल्यू मैच करती है वो आपका ये मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर्सन ब्लड इज 11.3%। किसी भी इंसान के शरीर में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 11.3%। इफ इट इज इंक्रीजेज बाई x% ऑन 1 मंथ एंड डिक्रीजेज बाई 2x% ऑन द सेकेंड मंथ। पहले वो x% से बढ़ता है और अगले मंथ वो 2x% से घट जाता है, एंड इन द थर्ड मंथ अगेन इंक्रीजेज बाई 3x% एंड सो ऑन। यानी हम कह सकते हैं पहले मंथ में x% बढ़ेगा, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, x% से वो बढ़ेगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, 2x% से घट जाएगा, थर्ड मंथ में क्या होगा, 3x% से बढ़ जाएगा, फोर्थ मंथ में क्या होगा, 4x% से घट जाएगा। हम 4 मंथ की इसलिए बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमसे 4 मंथ की बात की थी। ठीक है, अच्छा अगर वो कह रहा है कि पहले मंथ में वो 12% से बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वो 12% से बढ़ा, ठीक है, फिर वो 24% से घट गया, फिर वो 36% से बढ़ा, और फिर वो 48% से घट गया। ठीक है, चलो बरखुरदार समझो जरा, 12% से बढ़ने का मतलब कितना। मैं अगर इसको डेसिमल में ले जाऊं तो आप कह सकते हो कि 112/100, मतलब फ्रैक्शन में ले जाऊं तो 24 का मतलब 76/100, क्योंकि घटा है तो 100 से माइनस होगा। 36 बढ़ने का मतलब 136/100, और 48 घटने का मतलब 52/100। किसका, तो 11.3 का। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है, आपको कोई भी नीड नहीं है, सॉल्यूशन आपको बिना किए मिल सकता है। कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप खुद सोचो, रफली अगर देखें, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में ना जाए तो भी देखें, 12 और 36 टोटल वैल्यू बढ़ी कितनी है, 48, लेकिन वैल्यू घटी कितनी है, वैल्यू घटी है 72। किसका क्या घटा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 48 बढ़ा है और 72 घटा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट डाटा आएगा वो घटा हुआ आना चाहिए, यानी डाटा 11.3 से कम आना चाहिए। तो भाई 11.3 से डाटा कम आना चाहिए, मतलब ये और ये डाटा तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आप देखो जो घट रहा है वो करीबन 1/3 के आसपास में घट रहा है, उसके बाद रिजल्टेंट जाएगा वो अलग। 1/3 के आसपास में घटा मतलब नियरेस्ट वैल्यू तो घटी नहीं होगी, ना ही ये घटा होगा ना ही ये घटा होगा। बिना सोचे समझे आपका आंसर 6.8 होगा। कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन को ऐसे टिक मारिए, आगे बढ़ जाइएगा। रैदर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। ऑलरेडी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस स्मार्ट कैलकुलेशन की क्लास में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम क्या होगा। अब आपको पता है कि पहला इवन नंबर 2 होता है, और उस प्रकार आप देखेंगे 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे करके आप जब 10th पोजीशन पे जाएंगे तो आपको 20 मिलेगा। और एक बात किसकी की गई, सम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर की, तो 1 2 3 4 ऐसे करके जब आप बढ़ेंगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा, 30 आएगा।
अब मैं आपको दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। आप सिंगल से एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो भैया नंबर ऑफ टर्म कितना है 30, जोड़ लीजिए 31 प्लस 30 प्लस 1 31, ये 15 बार में कट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 465। ठीक है, अब आप इसका भी देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 ही है ना भाई, 10 और 1 11/2, ठीक 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। मैंने कुछ गड़बड़ किया लगता है, 55 तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने आप में क्या है आपका। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो आप भूल ही गए, वही करते हो ना, वही समझ गया मैं। आपने इसको क्या किया था, मैं आपको वापस से बता दूँ, इसको थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए आप। इसको ऐसे ना सॉल्व करके आप एक चीज़ सोचिए, आप यहाँ पे ज़रा एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर मैं सब में से, इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो डाटा कुछ 1 + 2 + 3 + ... + 10 हो जाएगा। अब सेम फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए तो 2 आपका बाहर चला जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 + 11 मल्टीप्लाई में 11/2 कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। तो आपका इवन नंबर का सम है 110, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का सम है आपका 465 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप कॉन्सेप्ट लगाने देखें तो चलिए कॉन्सेप्ट से यहाँ भी देख लेते हैं। ये वैल्यू आपकी करीबन 4 पॉइंट से ज़्यादा है। 11 तो 44, 440 होता है अगर 4 बार में घटता, तो उससे ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी। 4 पॉइंट समथिंग का वैल्यू मतलब आपका आंसर 25 से कम होगा। क्यों, अगर 4 होता तो 25 बार में कटता, लेकिन 4 से ज़्यादा है, तो जब 4 से ज़्यादा है तो कटेगा तो 25 से कम कटेगा। जब 25 से कम कटेगा तो कितने ऑप्शन कट गए, ये कट गया। इतना भी दूर नहीं होगा कि 13 और 20 होगा, मतलब बचा आपका सिर्फ ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो अब नियरेस्ट अबाउट आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कर लीजिए। अगर मैं करके देखूँ इसको तो 110/465 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका 5 से कटेगा 22 बार में, ये 5 से कटेगा आपका 9 × 5 = 45 15। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं कट रहा तो 2200 को 93 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 9 दूनी 18 मतलब 186, 14 10 34 0, 9 के 27। अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, 23 पे आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्योंकि 2 पे तो जा नहीं रहा है, 2 से तो ज़्यादा पे जाएगा, तो आपका आंसर 23.66 होगा। दोस्तों कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शंस को ना सही आंसर तक पहुंच सकते, जरूरत नहीं होता कि हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फार्मर है जो कि अपने इंटायर फैमिली लैंड को 3 बच्चों के बीच में डिवाइड करता है। सबसे बड़े बच्चे को वो 30% देता है, फर्स्ट जो बच्चा उसको 30% देता है, यानी अब उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया 70% बच गया। टू द नेक्स्ट सन ही गिव 30% ऑफ द रिमेनिंग फार्म, और जो सेकंड बच्चा है उसको बचे हुए का 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा 21%। तो सेकंड बच्चे को कितना देता है वो 21% देता है। तो पूछ रहा है कि बताइए यंगेस्ट को कितना मिला होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आगे परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे चल के आपको परसेंटेज के और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं दूंगा लाकर, अपने चैनल पे मैं दूंगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें डेप्थ में पढ़ना है और हम वेट भी कर रहे हैं नोटिफिकेशन 2023 के लिए। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर है ताकि हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे अदर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए परसेंटेज के टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं। और अगली जो वीडियो आपके लिए मैं पेश करूँगा वो अगला टॉपिक आपका अगला अर्थमेटिक टॉपिक होगा और उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सीट आपको आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सीट वहीं प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, और आप वहां से जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।